और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। रुक करते एक बड़ी खबर का। आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। सत्र की कार्यवाही से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीएम आवास पर सुबह 9:30 बजे होने वाली इस बैठक में अनुपूरक बजट पर मोहर लगेगी। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। तो सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद में अनुपूरक बजट को संसद में पेश किया जाएगा, विधानसभा में पेश किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि कई और भी प्रस्ताव हैं जिस पर आज कैबिनेट में मोहर लगेगी। आज विधानसभा में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट रखेंगे। माना जा रहा है कि प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था संभव है। 2025 में होने वाले कुंभ बसों की खरीद और नए पुल बनाने के लिए पैसे जारी किए जाएंगे। यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने को लेकर भी सदन में बिल पेश किया जाएगा। तो अनुपूरक बजट में क्या होगा वो भी जान लेते हैं। नए पुल के निर्माण के लिए बजट पास होगा। 2025 महाकुंभ के लिए भी बजट होगा। कुंभ में बसों की खरीद के लिए बजट, परिवहन के विकास पर फोकस होगा। ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए भी बजट जारी किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनुपूरक बजट को लेकर ऐसी उम्मीदें हैं कि नए पुल के निर्माण के लिए सरकार बजट जारी करेगी। 2025 महाकुंभ के लिए भी बजट जारी होगा। कुंभ में बसों की खरीद के लिए भी बजट, परिवहन के विकास पर भी सरकार का फोकस है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए भी बजट जारी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं, संवाददाता। संकेत, थोड़ी देर बाद में अनुपूरक बजट पेश कर दिया जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कैबिनेट की बैठक में कई और भी प्रस्ताव हैं, जिसके अलावा अनुपूरक बजट को लेकर भी सहमति बनेगी। क्या जानकारी मिल पा रही है? जनता की बेहद उम्मीदें हैं बजट को लेकर, और आज के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? तो संकेत से संपर्क टूट गया है। लखनऊ से राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव जुड़ गए हमारे साथ में। राजीव, जनता की उम्मीदें बेहद ज्यादा है बजट को लेकर। क्या माना जा रहा है कि आज के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? इस सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश करेगी। ये बजट आने वाले 2025 में महाकुंभ और में बसों की खरीद के लिए, विकास के लिए, ऊर्जा और नगर विकास क्षेत्र के लिए जारी किया जाएगा। ये अनुपूरक बजट करीब 30,000 करोड़ का होगा, जिसको आज विधानसभा में पास कराने से पहले, अब से कुछ देर पहले योगी सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की जाएगी, जिसमें इस अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। जिसके बाद जो विधायी मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो आज विधानसभा सत्र के दौरान इसको पटल पर पेश करेंगे। इसके साथ ही साथ योगी सरकार आज कई महत्वपूर्ण अध्यादेश भी विधानसभा में पास कराएगी, जिसमें लव जिहाद से जुड़ा यानी कि विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी जाएगी। और साथ ही साथ जो पेपर लीक मामले हैं उनमें भी 2 साल से आजीवन कारावास तक की सजा से जुड़ा नकल पेपर लीक अध्यादेश 2024 को भी पास कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ यूपी नजूल एक्ट भी जो है अध्यादेश है उसको भी पास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद अहम है विधानसभा में, जहां एक और करीब 30,000 करोड़ का जो अनुपूरक बजट पास होगा, वहीं लव जिहाद जैसे तमाम बड़े अध्यादेशों को भी मंजूरी मिलेगी, जिसको लेकर सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है और इन मुद्दों पर आज बहस भी होगी। तो कुल मिलाकर आज का भी जो दिन है वो काफी हंगामेदार होने वाला है। बिल्कुल। और कल भी 2 बड़े बिल पेश किए गए थे संसद के पटल पर। और चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। संकेत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत, अनुपूरक बजट को लेकर जनता की उम्मीदें बेहद ज्यादा है, और साथ ही सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? क्योंकि कल भी हमने देखा कि काफी हंगामेदार रहा कल का दिन, और आज विपक्ष की तरफ से कैसी तैयारी है?
बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र का आज ये दूसरा दिन है और ये दिन काफी अहम इस वजह से है। आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 30,000 करोड़ के लगभग का ये अनुपूरक बजट होगा और इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है, चाहे वो परिवहन से जुड़ी तमाम परियोजनाएं हो, नई बसों की खरीद हो या फिर महाकुंभ के आयोजन को लेकर, तैयारियों को लेकर बजट का अलॉटमेंट हो, ऐसी तमाम जो परियोजनाएं हैं वो इस बजट में समाहित होंगी। उसका और इसके अलावा जो कई अध्यादेश और बिल कल पेश किए गए हैं, पटल पर रखे गए हैं, आज उन पर चर्चा होगी, उन्हें पास कराया जाएगा। उसमें सबसे जो अहम बिल है वो है लव जिहाद से जुड़ा हुआ। उस पर कानून को और सख्त करते हुए उसमें संशोधन करते हुए नया 2024 संशोधन विधेयक होगा, उस पर आज चर्चा होगी और उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विधानसभा सत्र से पहले एक कैबिनेट की बैठक है। 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। इसमें अनुपूरक बजट का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिलेगी और वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना आज अनुपूरक बजट को पेश करेंगे। आज का दिन विधानसभा की कार्रवाई को लेकर काफी अहम है और महत्वपूर्ण दिन है। दरअसल आज ही अध्यादेश बिल तमाम पास होंगे और इसके अलावा जो अनुपूरक बजट है वो आज पटल पर रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कल भी विपक्ष ने हंगामा किया था, आज भी हंगामे के पूरी तरीके से आसार हैं। कल विपक्ष ने बायकॉट करने की भी कोशिश की थी और लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। आज भी समाजवादी पार्टी उसी मूड में नजर आ रही है। सुबह से ही समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक, ठीक है संकेत, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब खबर गोंडा से है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं जानता हूं बीजेपी अब मुझे दोबारा मौका नहीं देगी। मुझे कतई नहीं देगी, मैं जानता हूँ। क्यों? अच्छा देती है, मान लेते हैं, क्यों नहीं देगी? अगर देती है तो मान लेते हैं, देती है कि अगर देती है तो मैं मुंगेरी लाल का सपना देखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। पार्टी अरे मुझे नहीं देगी यार, पार्टी के वरिष्ठ, अरे नहीं देगी। अरे 7 बार सांसद रही है नेताजी। भैया मैं मुंगेरी लाल का सपना नहीं देखता। अब खबर लखनऊ से है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से मिली हुई है और एसपी बीजेपी का सहयोग करती है। देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली है, उसका सहयोग करती है। आप उठा के देखिए कि परसों तक भारतीय जनता पार्टी या सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी चिल्ला रही थी कि हम आरक्षण का मुद्दा लेके आएंगे, चिल्ला रही थी ना, पिछड़ों की पीडीए की बात कर रही थी और सदन में आते आते आरक्षण भूल गया। अब कहा हो गया, बिजली का मुद्दा आ गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को कुछ भी नहीं पता है, पर्चे लिखकर कुछ लोग देते हैं, वही राहुल गांधी बोलते हैं। जी को कुछ पता नहीं है, उनके पास कुछ पर्ची मास्टर हैं जो पर्ची लिख के उन्हें दे देते हैं और वो उनको बोल देते हैं। ये जितने भी पर्ची मास्टर हैं, इन्होंने राहुल गांधी जी को बर्बाद कर दिया है। इन्हें ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी तारक मेहता के चश्मा जैसे सीरियल में बोलने नहीं जा रहे हैं, देश की संसद में बोलने जा रहे हैं। ये भारत की संसद है, ये विमर्श का स्थान है। यहां बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, लॉजिकली बोलना चाहिए। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका कोई रेलिवेंट नहीं है। सारे पर्ची मास्टर मिलकर के राहुल गांधी जी को बर्बाद किए जा रहे हैं। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने फील्डिंग शुरू कर दी है। बीजेपी अपने खिसके जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए करीब 56% ओबीसी वोट बैंक पर फोकस कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने सियासी आधार को पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तक सीमित रखने के बजाय उसे विस्तार देने की कोशिश शुरू कर दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच शहमात का खेल चल रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही 2 साल से ज्यादा का समय बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है।
बीजेपी अपने खिसके जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए ओबीसी और दलित समुदाय पर फोकस कर रही है और मीटिंग मंथन से जो पिछड़े बिछड़ गए हैं उसे जोड़ने की कवायद हो रही है। इसको देखते हुए आज बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। मीटिंग में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। इस मीटिंग में ओबीसी वर्ग को एकजुट करने का संदेश दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से ओबीसी पर केंद्रित हो गई है, जिनकी आबादी करीब 56% है। अब इसे साधने के लिए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए साफ साफ कह दिया, पिछड़े समाज को बांटने की साजिश हो रही है। वे ताकतें जानती थी कि अगर ये समाज ऐसे ही पराक्रमी रहा, ऐसे ही पौरुष से भरपूर रहा, तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई आक्रांता भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और इसके लिए उन्होंने साजिश रची, आपस में लड़ाने की साजिश रची, आपस में ही एक दूसरे को भिड़ाने की साजिश रची, और परिणाम हम सबके सामने है। आप में इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है, बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो, यह महत्वपूर्ण है। अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम में ओबीसी वोटर्स की भूमिका देखें तो समाजवादी पार्टी ने 37 ओबीसी कैंडिडेट उतारे, जिसमें से 20 की जीत हुई, यानी स्ट्राइक रेट 54% रहा, जबकि बीजेपी ने 26 प्रत्याशी उतारे और सिर्फ 10 की जीत हो पाई, यानी स्ट्राइक रेट महज 38% रहा। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट समाजवादी पार्टी से 16% कम रहा। और इस चुनावी परिणाम पर केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अति आत्मविश्वास की वजह से चुनाव में बीजेपी बेहतर नहीं कर पाई। थोड़ी सीटें झूठ बोल करके, गुमराह करके इसलिए ये दल ले गए, क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत करनी चाहिए थी, अति आत्मविश्वास में कई बार हम फंसे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ, थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार ही नहीं रखा जाए, बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए। इसके लिए ही माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति करके ब्राह्मण समुदाय को रिझाने की कोशिश है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। यानी एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी के सवर्ण वोट में सेंधमारी की कोशिश में है, तो बीजेपी अपने पिछड़े वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुक करते एक बड़ी खबर का जो लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ के चिन्हट में आरएसएस की शाखा पर पथराव मामले में एक नामजद और 8 से 10 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप के मुताबिक मुस्लिम युवकों ने संघ की शाखा पर पथराव किया। 27 जुलाई की ये वारदात है। आरोप के मुताबिक बदमाशों ने संघ की शाखा नहीं लगाने की धमकी दी थी। चिन्हट पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, चिन्हट इलाके की ये पूरी घटना है। यहाँ पर छोहरिया माता मंदिर परिसर है। यहाँ पर इलाके के ही युवराज प्रजापति संघ की शाखा लगाते हैं मंदिर परिसर में ही। उन्होंने ये एफआईआर चिन्हट थाने में दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक 27 जुलाई शाम 6 बजे करीब जब संघ की शाखा मंदिर परिसर में लगा रहे सभी इलाके का साकिब और उसके साथ 8-10 अज्ञात युवक और थे, उन्होंने पथराव कर दिया है उस मंदिर परिसर में जहाँ पर शाखा लगाई जा रही है, और उनको धमकाया भी है कि इस इलाके में आगे से संघ की शाखा कभी नहीं लगे, इस मंदिर परिसर में, इस इलाके में कोई संघ की एक्टिविटी नहीं दिखनी चाहिए।
FIR दर्ज कर ली है चिन्हट पुलिस ने और आरोपी साकिब और उसके साथियों की तलाश में दबिश जारी है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि आपका। लखीमपुर खीरी में प्रशासन के चेतावनी की अनदेखी कर NH 731 पर बाढ़ के पानी में SUV को निकालना भारी पड़ गया और गाड़ी बाढ़ के पानी में बह गई थी। ग्रामीणों की मदद से SUV सवार लोगों की जान बचाई गई। बाढ़ में ट्रैक्टर से खींचकर बाढ़ के पानी से गाड़ी को बाहर निकाला गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा था। आगरा पुलिस ने देर रात 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में एक शातिर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद में पुलिस ने उसे अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने इसके पास से लूट के लगभग 1,20,000 रुपए कैश भी बरामद किए। मामला थाना कमला नगर क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को मुखबिर की जानकारी मिली थी और शातिरों ने एक व्यापारी से तमंचे की नोक पर लूट की थी। तभी से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। बिजनौर में चेकिंग के दौरान पुलिस का बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। बाइक लूट कर जा रहे 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, घायल हो गया है। आरोपियों के पास से लूट की एक अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, 2 315 बोर के तमंचे और साथ ही कारतूस भी बरामद किया गया। 29 जुलाई 2024 को थाने को सूचना प्राप्त हुई कि थाना नजीबाबाद के गढ़मनपुर में फ्लाईओवर के पास 4 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक व्यक्ति से एक मोबाइल और बाइक लूट कर ले गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, तब वहां से आने जाने वाले रास्तों पर चेकिंग स्टार्ट की गई। गढ़मनपुर डैम पर चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने पर वे बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। इस पर पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया, जिस पर जवाबी कार्रवाई के दौरान एक अभियुक्त आयानपुर दिलसाद को दाहिने पैर में गोली लगी है तथा उसके पास से एक तमंचा 315 को बरामद हुआ है। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लगभग 12 ट्रेनों में रेड से हड़कंप मच गया। कालिंदी एक्सप्रेस, कानपुर फतेहपुर पैसेंजर समेत कई ट्रेनों में रेड डाली गई और रेल नीर की जगह पर मिला लोकल ब्रांड का पानी और 250 से ज्यादा पानी की बोतल जब्त की गई है। अवैध वेंडर खाद्य सामग्री छोड़ ट्रेन से कूदकर भागे। छापेमारी से प्लेटफॉर्म पर अवैध वेंडर में भी हड़कंप मच गया और 25 से ज्यादा वेंडरों से RPF की पूछताछ जारी है। सहायक वाणिज्य अधिकारियों और RPF अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हरदोई में कार और ऑटो की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बुजुर्ग समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी CHC में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। कटरा बिल्होर हाईवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने मृतकों का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चश्मदीदों के मुताबिक कार उन्नाव की तरफ से सड़क पर लहराते हुए चल रही थी और उसने ऑटो में टक्कर मार दी। एयरबैग खुल जाने से कार सवार 2 लोग बच गए और मौके से भागने के लिए बताया जा रहा है कि कार में बियर की खाली बोतलें भी रखी हुई हैं। झांसी रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में अवैध शराब की तस्करी मामले में कार्रवाई की गई। ट्रेन के अंदर 5 बैग में भरकर ले जाई जा रही अवैध शराब बरामद की गई। यह मामला सामने आने के बाद में रेलवे अधिकारी फुल एक्शन में है। झांसी रेल के PRO ने बताया कि अहमदाबाद छपरा ललितपुर से बांदा की ओर जा रही ट्रेन में कुछ युवक पिट्ठू बैग लेकर चढ़े, मगर बाद में युवक दिखाई नहीं दिए। TT को शक होने पर ट्रेन में जांच पड़ताल शुरू की गई। बेडशीट कैबिन के अंदर 5 पिट्ठू बैग बरामद हुए हैं, जिनमें अवैध शराब बरामद की गई है। निकाल पूरा बैग निकाल। जहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।